हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर हरीश कुमार ठाकुर। शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेल, 26 तक हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने एक तरह का इंस्टीट्यूशंस को क्लोज रहने की एक ऑर्डर दिए। इन 26 जैन तक हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से जारी रखेंगे एंड आपकी कोई भी डाउट्स जो स्टूडेंट अकेडमी का है या अकेडमी का नहीं है, उन सब की डाउट्स रिजॉल्व की जाएगी एचएस एनटी अलाइड एग्ज़ाम के लिए। एनटी की पोस्ट निकल चुकी है और उसकी जल्दी फॉर्म भरी जाएगी एंड देन उसका एचएस प्रीलिम्स के आसपास ही उसका पेपर होने वाला है। अलाइड का भी उसके आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तीनों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा एंड उसी के ही पर्सपेक्टिव से I created a 20-minute video content, which is, I told you earlier, it is a milestone India achieved in last 70 years in the perspective of Indian economy. तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फैक्ट्स और फिगर हम डिस्कस करेंगे एचएस और एनटी एग्जाम के लिए। 1951 से हम बिगिनिंग करते हैं। तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। द लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान अकर्ड। इस 5 ईयर प्लान की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी कि हमें रशिया के मॉडल पे देश की डेवलपमेंट फॉरवर्ड करनी है। अब बहुत ही सिंप्लिसिटी में कुछ बातें आप जानिए। रशिया के मॉडल पे डेवलपमेंट करने का मतलब क्या होता है। रशिया या यूएसएसआर, ये जो कंट्री थी, और यूएसए मीन्स अमेरिका, इनकी फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी थोड़ी अलग है। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता है एंड कैपिटलिज्म सिंपली मीन्स कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज द डेवलपमेंट मॉडल। माने डेवलपमेंट वो करेंगे, काम एक तरह से प्राइवेटाइज होगा और गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह गेम को ऑर्गेनाइज करेगी। ऐसे एक मैच होता है, टीम इंडिया टीम पाकिस्तान है, तो टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के एफर्ट पे ही डिपेंड करेगा कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर रेफरी गेम को जेन्युइन एक फेयर बना के रखता है। सो गवर्नमेंट रोल इज ओनली दैट कि वो एक रेफरी के रूप में प्रॉपर रेगुलेशंस क्रिएट करे, एक अनफेयर मार्केट क्रिएट ना हो, बस यही उसका काम है। मगर रशिया गवर्नमेंट विल डिसाइड कि व्हाट टू क्रिएट, व्हेन टू क्रिएट एंड हाउ मच टू क्रिएट, एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हम बात करेंगे 1951 में पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जाती है, 5 ईयर प्लान। 1950 में प्लानिंग कमीशन क्रिएट किया गया। मेरी हर एक बात को आप लिख लीजिए साथ में और थोड़ी रिसर्च भी कीजिएगा साथ साथ में। जैसे मान लीजिए कुछ बातें जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रेच दिस इंफॉर्मेशन टू एक लार्जर एक्सटेंट। तो रशिया के मॉडल पे ये बेस्ड है। रशिया का मॉडल है सोशलिज्म का मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। इसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और गवर्नमेंट ही एसेट्स क्रिएशन में आगे निकलती है। फॉर एग्जांपल 1951 के दौर में आप देखेंगे, तब से लेकर 1991 तक, लिबरलाइजेशन तक, जो डेवलपमेंट हो रही थी, इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे उसकी कंपनीज हो, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ऑल दीज बिग कंपनीज, इवन बीएसएनएल, एयर इंडिया और सारी एलआईसी, ये सारी कंपनीज क्रिएट की गई थी टू सर्व द पब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये मॉडल डिफरेंट था। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सोवियत स्टाइल बेस्ड 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। तो ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि सोवियत की फिलॉसफी सोशलिज्म की थी। सोशलिज्म जानते हैं आप लोग, मैंने पहले बोल दिया। सोशलिज्म सिंपली मीन्स कि सरकार जो है वो जनता के लिए काम करेगी और जो भी डेवलपमेंट की जाएंगी वो जनता के लिए ही होंगी, पब्लिक के लिए होंगी। ऑलराइट, इसमें क्या होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती बिटवीन द पब्लिक, और ख़ास करी जो सरकार है वो पब्लिक का जो लोअर स्ट्रेटा होता है, पुअर और मार्जिनलाइज्ड, उनके लिए काफ़ी काम करती है। तो इंडियन इकोनॉमी भी सोशलिज्म पे ही आधारित है। हम इसकी बात लेटर ऑन करेंगे। अगर आपको पूरे टॉपिक जानने क्लैरिटी से, तो हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियो को आप देखें, जहाँ चैप्टर वाइज कंप्लीट डिस्कशन है किस तरह से 5 ईयर मॉडल डेवलप होता है और किसके आधार पर सारे क्वेश्चन हम वहाँ डिस्कस करेंगे। बट हम सिर्फ कुछ ही चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो दिस वीडियो नॉट विल बी कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट नीड टू नो अबाउट दिस। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट विल प्लान द डेवलपमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट यहाँ प्लान करिए डेवलपमेंट को। मैंने पहले ही बोला था डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत ही अलग है।
मगर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, हाउस मेकिंग, या बेसिक सब्सिडाइज प्रोडक्ट लोगों को मुहैया करवाना, ये सारा जो है एक तरह का आप देखेंगे तो सोशलिज्म के ऊपर आधारित होता है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत क्लियर है इनके अंदर कि सरकार इन्वॉल्व है आपको सर्विसेज देने में, हमें सर्विसेज देने में। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। मगर सपोज मिडिल क्लास या पुअर क्लास के लोग हैं, वो भी इन सुविधाओं से महरूम ना हो, मीन दे विल बी ऑल्सो गेटिंग सम मेडिकल फैसिलिटीज। इसलिए सरकार ने बेहतरीन जो है सरकारी हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, राइट फ्रॉम एम्स टू IGMC to that is PGI. All these big institutions are created by the government of India. क्लोज इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज इकोनॉमी सिंपली मीन्स कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होगी लोगों के लिए, वो प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट ही करेगी। ये क्लोज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे नो FDI विल बी अलाउड। अगर FDI अलाउड है तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ बहुत ही कम आ सकती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है क्लोज इकोनॉमी का। और आप जानते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट ज़्यादातर फेल हुए हैं। पहले ये था कि भाई देश को जो भी ज़रूरतें हैं वो हम खुद पर बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस मॉडल फेल्ड आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारा एक 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च होता है, पंचवर्षीय योजना। आपको थोड़ी सी बता दूं मैं इन्फॉर्मेशन कि इस देश में 12 पंचवर्षीय योजना चलती हैं, 5 ईयर प्लान्स। और लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 to 2017, and 1 Jan 2015 को नीति आयोग वाज क्रिएटेड, नीति आयोग बनाया गया था। इसके बाद इसका पर्पस था कि जो ये प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग हो जा रही है 5 साल की, जो कामयाब नहीं रह रही थी, तो भारत सरकार ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम लोग इसको एक तरह से चेंज करें और नीति आयोग क्रिएट करें। अब नीति आयोग बिल्कुल प्लानिंग कमीशन की तरह ही कह लीजिए आप कि वैसे उसने काम करना, मगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करना है। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए प्लानिंग करता था और फिर उसके ऊपर 5 साल सरकार काम किया करती थी। नीति आयोग जो है इंस्टेंट प्लानिंग देगा, जिससे लग रहा कि नहीं हमें 2 साल के लिए प्लान करना है, 6 महीने के लिए प्लान करना है, तो उसके अंदर जो है वो नीति आयोग ही स्कीम्स, ये मॉडल डिज़ाइन करके देगा ताकि रियल टाइम के अंदर डेवलपमेंट को किया जा सके। तो ये एक फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ से डिस्कस किया है, एंड हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्या कि 14 इंडियन कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। In 1969, 14 इंडियन कमर्शियल बैंक्स वो नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज मीन्स राष्ट्रीयकरण कर देना, राष्ट्र के नाम कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर देना। राष्ट्रीयकरण होता कैसे? एस्पिरेट समझिए, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट कंपनी हो, सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। किस तरह से? बाय बाइंग ऑल द एसेट्स, शेयर्स और स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के सारे शेयर्स को खरीद के सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। इसी तरह से सरकार ने एयरलाइंस को टेक ओवर किया था, टाटा एयरलाइंस को। तो टाटा एयरलाइंस वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953। जो अभी जाके 2020 में फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हमें लॉस हो रहा, तो उन्होंने इसको बेचने का प्लान किया, एंड टाटा ही ग्रुप ने उसको फिर से बाय कर लिया। मीन्स जो एयर इंडिया थी वो अल्टीमेटली फिर से जो है वो टाटा एयरलाइंस बनने जा रही है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। कुछ प्राइवेट बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर देगा, मैंने सरकार उनको खरीद ली एक तरह से। अब सवाल है कि हम यहाँ पे थोड़ी ही बातें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बैंक थे? इलाहाबाद बैंक, फिर था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक, यूको बैंक। तो इस तरह से कुछ बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये सारे बैंक जो एक तरह से प्राइवेट बैंक के रूप में काम कर रहे थे, अब ये सरकारी बैंक बन गए। इनका पर्पस क्या था करने का? तो सरकार का ये पर्पस था कि भाई जो बैंक्स हैं नॉर्मली वो पुअर या देश की जनता के लिए वर्क ना करके वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अब कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए काम करेगी, नेचुरली इसको प्रॉफिट से मतलब है। और जो सरकारी संस्था होती है, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल।
उसका पर्पस है वेलफेयर ऑफ पीपल। तभी तो सरकारी दफ्तरों के अंदर कोई पर्सन ठीक से काम ना भी कर पा रहा हो, उसकी अच्छी प्रोग्रेस नहीं आ पा रही, तभी भी उसको जॉब से वहाँ नहीं निकालते। मगर इन प्राइवेट सेक्टर आप एक दिन भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो आपकी जॉब पे संकट आ जाता है। विच मीन्स कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका अलग है। दे ओनली थिंक ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर दे थिंक ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तभी तो सरकारी नौकरियां सारे करना चाहते हैं। सम व्यू पॉइंट, तो इसमें फर्स्ट व्यू पॉइंट क्या है कि इट डिड मोर हार्म्स टू इंडिया देन गुड। इसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इंडिया को देन फायदे के। देखिए नॉर्मली सरकार ने इसको जब प्लान किया है या किया था तो इनका बेसिक पर्पस क्या था कि हम भारत के लोगों को सुविधाएं देंगे, बैंकिंग सुविधा से जोड़ेंगे हर एक आम आदमी को, इस देश के फार्मर्स को, लेबरर्स को जोड़ेंगे। ये अच्छा प्लान था मगर ये बाद में फेल्ड साबित हुआ। आप जानते हैं कि सरकार को कई तरह के बैंक मर्ज करने पड़ जा रहे हैं। जो अब सरकारी बैंक हैं वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग इन अ बैड वे। इसको बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कंसिडर किया गया। इससे सरकार ने 80% जो प्राइवेट बैंक थे वो अपने कंट्रोल में ले लिए, वो एक तरह से परचेज कर लिए। इसका पर्पस था सोशल वेलफेयर, कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। मोनोपोली मीन्स एक तरह की सिंगल रूलिंग, आप कह सकते हैं कि सिंगली रूल करना किसी के मार्केट को। तो जब पूरे ही देश में ज़्यादातर प्राइवेट बैंक हो या मैक्सिमम प्राइवेट बैंक हो तो स्वाभाविक है कि प्राइवेटाइज्ड है पूरा बैंकिंग सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत कॉमन है कि ज़्यादातर बैंक प्राइवेट है, सो दे विल नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, दे विल वर्क फॉर द प्रॉफिट्स। जिस कारण ज़्यादातर जो इसमें 80% पॉपुलेशन जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड थी उसके लिए काम किए नहीं जा रहे थे या बैंक उनको सुविधाएं उस तरह की नहीं दे पा रहा था जो सरकार चाह रही कि उनको दे। और सरकार चाहती थी कि बैंक जो है वो गांव के एरिया तक भी पहुंचे, गांव के अंदर बैंक्स पहुंचे ताकि लोग अपना पैसा वहां जमा करवाएं और उस पैसे को, उस इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा कि हम सभी अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं और स्वाभाविक हम लोन भी लेते हैं साथ साथ में। तो बैंक में पैसा जमा करवा रखा है किसी ने उससे लोन ले लिया। तो मान लो अगर मैंने लोन लिया बैंक से, स्वाभाविक है कि मैं कुछ डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट अपने लिए करूँगा, स्वाभाविक है। जैसे घर बना लिया या कुछ और चीज़ कर ली, मान लो कोई प्राइवेट काम स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए भी तो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने बिल्डिंग बनानी है तो सरिया, सीमेंट, सैंड, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और भी कई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यू बाय ऑल दीज थिंग्स। इससे इकोनॉमी चलती है पूरे एक तरह से रीडेवलपिंग मॉडल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है 1988, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। सेबी को बनाया गया 1988 में। अब सेबी का फंक्शन क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता क्या है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है, शेयर्स का मतलब क्या है, स्टॉक्स का मतलब क्या है? जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो शेयर मार्केट पे असाइंड होती है और उसका आप शेयर खरीद सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग सम मनी इनटू इट। जितना वो शेयर जिस वैल्यू का है उतना वैल्यू पे करके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। इस तरह से आप ऑनरशिप ले पाते हैं किसी कंपनी में बड़े अच्छे तरीके से। अब सवाल ये है कि आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया है, XYZ, टाटा, रिलायंस, एनी कंपनी, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की है, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई किसी भी तरह की रॉन्ग डूइंग्स ना हो। कई बार ऐसा पाया जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी वहां पे, बट कंपनी मैनेज कैसे हो रही है, कंपनी कैसे अरेंज की जा रही है, और कल इन्वेस्टर्स को घाटा अगर पहुंचे तो एक मार्केट के अंदर जो एक जेन्युइन तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी है उस कारण पहुंचे। ये ना हो कि एक तरह की एनोमलीज अपनाई गई है, मैंने कुछ लोगों ने धांधलियां की हैं और उस कारण जो है वो किसी तरीके से आपको लॉस पहुंचा है उसका, ये ना हो। तो इसलिए जो है भारत सरकार ने क्रिएट की 1988 के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका पर्पस है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स उसे खरीदते हैं, इस तरह से। मगर 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी मींस पार्लियामेंट ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और उससे बन गई ये स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आज की डेट में क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ जाए एनटी के अंदर कि सेबी एक कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनमें से कोई नहीं।
उत्तर है इसका स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट। वेल, ये आप देख पा रहे हैं कि जो सेबी और इसके कुछ व्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका पर्पस क्या है बेसिकली? इसका पर्पस है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ ना हो। इसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे, ताकि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, मैं काफ़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो कोई भी डाउट आपको बने किसी भी तरह की तो आप मुझसे पूछें। दो तरह के हम वीडियो बना सकते हैं। एक में क्या कि आप 4 बातें जो आप लिखी हैं वो बता दें एंड दैट्स इट। एक में आप इंफॉर्मेशन को स्ट्रेच करते हैं, इससे कन्फ्यूजन बिल्डअप होती ज़रूर है, मगर मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप उस स्ट्रेचेबल इंफॉर्मेशन को और स्ट्रेच करें, क्लैरिटी लाएं, नोट्स बनाएं, और फिर जो है आप एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो। ये एक तरह की तैयारी का अच्छा तरीका होता है। इट इज क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी लेजिस्लेटिव मैंने क्वासी मीन्स की हाफ, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव करते क्या एस्पिरेंट? लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन होती क्या है? विधानसभा और संसद जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है, दोज क्रिएट लॉज फॉर अस। तो सेबी के पास रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करने की अथॉरिटी है। तो इस तरह से ये एक तरह की लेजिस्लेशन के रूप में काम करती है। मैंने ये क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी हुई, विच मीन्स ये सबके लिए लॉ नहीं बना सकती है, मगर जो उसकी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर रूल्स लॉज क्रिएट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। रिमेंबर दिस। एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो जुडिशरी होती है उसका पर्पस है न्याय देना, टू गिव जजमेंट्स। तो सेबी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, विच मीन्स अपने एरिया के अंदर जो उसका दायरा है, स्टॉक्स का, शेयर का, एक्सचेंज मार्केट का, उसके अंदर वो कोई भी जजमेंट दे सकती है और वो माननी पड़ेगी। तो एक तरह से जुडिशियल अप्रोच भी उसके पास, तुम कहते हो क्वासी जुडिशियल बॉडी। देखिए, क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर आपको मैं कहूं एनजीटी भी आती है। फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दों को रिजॉल्व करती है। मैंने इसके अलावा वो कोई और किसी भी केस को की सुनवाई नहीं कर सकती है। सिर्फ वो डिजाइन की गई है कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दों को या केसेस को स्पीडी बेसिस पे रिजॉल्व करना 6 मंथ्स के अंदर। तो हुई ना वो क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मुद्दे के अंदर ही जजमेंट्स देनी है और जुडिशरी की तरह ऑपरेट करना है। ये भी वैसे ही है। कोई डाउट हो व्हाट्सएप करो, कमेंट करो यूट्यूब के अंदर, एंड फिर आपकी डाउट को लिहाजा सॉल्व किया जाएगा। इकोनॉमी 1991 में लिबरलाइज की जाती है। 2 लोग, मनमोहन सिंह जी एंड पीएम नरसिम्हा राव, these two guys are very important। in 1991 बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था देश के ऊपर, इतना बड़ा क्राइसिस कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। थैंक्स टू द पीएम ऑफ इंडिया देन पीवी नरसिम्हा राव, जिनको बहुत कम लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यदि आपसे किसी के इंटरव्यू में पूछा जाए चेस के या दूसरे इंटरव्यूज में कि व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया का बेस्ट पीएम कौन रहा है आज तक का, मुझे क्यों लगता है कि 100 में से सिर्फ 2-3 लोग बोलेंगे पीवी नरसिम्हा राव। रीज़न ये है कि इन्होंने जो काम की उन कामों को ये उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए, या एक लीडर जो होता है जैसे मोदी हैं या अटल बिहारी वाजपेयी, ऑल दीज पीपल दे अच्छे स्पीकर भी थे, तो इन्होंने अपनी जो उपलब्धियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया है। ही वॉज नॉट गुड स्पीकर, जिस कारण जो है अपनी उपलब्धियों को ज़्यादातर आगे पहुंचा नहीं पाए वो। एंड उसके पीछे और भी कई रीज़न, हम उसमें नहीं जाएंगे। इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया और ग्लोबलाइज किया गया। व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? लिबरलाइज मीन्स उदारीकरण कर दिया, उदार हो गई। पहले क्या था कि फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड वे से कर सकती थी। एफडीआई को ना के बराबर अलाउ किया गया था। एफडीआई मीन्स व्हाट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। विदेश से जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है वो एफडीआई के जरिए करेगा। एफडीआई और एफआईआई 2 तरह के तरीके होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ना के बराबर थे, सीधी सी बात है, क्योंकि हम एक क्लोज इकोनॉमी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। एंड अगली बात क्या है इसके अंदर कि 1991 में इतना क्राइसिस आ गया था कि हम जो हमारा इंपोर्ट था, जो हम निर्यात आयात बाहर से कर रहे थे, उसकी पेमेंट करने के पैसे हमारे पास नहीं बचे थे। भाई जब आप क्लोज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रखेंगे कि
हम ही देश की ज़रूरतों के लिए हम ही प्रोडक्शन करेंगे, हम ही पैदा करेंगे, हम किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके एक्सपोर्ट के साथ भी वही व्यवहार होगा। क्लोज इकोनॉमी क्या है स्टूडेंट? कि भारत का एक ढांचा है, उस ढांचे के अंदर ही जो कंपनीज देश की हैं, सरकारी गैर सरकारी, वही देश की ज़रूरतें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कार या खाद्य उत्पाद, सारा ही देश की कंपनी ही प्रोड्यूस करेंगी सारी चीज़ें। इंपोर्ट को आपने एक तरह से बैन ही कर रखा होता है टू लार्ज एक्सटेंट। तो स्वाभाविक है कि जो आपने किया वही आपके साथ बाकी देश भी करेंगे। तो जब आप फॉरेन करेंसी अर्न नहीं करोगे, आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो आप इंपोर्ट कैसे कर पाओगे? 1980 के बाद फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, फ्यूल ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी उनके देश में, कार्स ऑटोमोबाइल ही आ रही थी, तो हमें तो बाहर से लेना, क्योंकि हमारे पास खास होता नहीं है फ्यूल। तो इसलिए जो है हम उन पे डिपेंड थे, तो उनकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में डॉलर्स में करनी थी, तो हमारे पास थे नहीं। तो क्राइसिस आ गया था, वी वेंट टू आईएमएफ पे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन करिए और कंडीशन डाली कि अपनी इकोनॉमी को आप लिबरलाइज करोगे तो आपको जो है लोन दिए जाएंगे। सो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड स्पेशली आईएमएफ की रिकमेंडेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिबरलाइज किया, एंड थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी कि उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है उसने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है और बहुत डेवलप हुए हम 1991 के बाद देखा जाए कंपैरेटिवली। इसके पीछे 2-3 डेकेड्स आप देख लीजिए, उसमें ग्लूमी ग्लूम मैंने एक तरह का अंधेरा ही अंधेरा था और इसमें कोई खास डेवलपमेंट के मॉडल सामने नहीं आए थे। आगे बात करें तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इशू आया था। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? आप इंपोर्ट करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। स्वाभाविक है आप जब एक्सपोर्ट करते हैं यू अर्न फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी आप उनसे लेंगे एक्सपोर्ट करके, तो इंपोर्ट के समय उनको देना पड़ेगा। अगर इनके बीच में मिसमैच हुआ, मिसमैच मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट आप कम कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके पास एक्सपोर्ट अगर कम हुआ है तो कम आपके पास फॉरेन करेंसी आई है, और इंपोर्ट करते हुए उसका जो बिल आपने पे करना, पूरा बिल तो पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लेस मनी, लेस फॉरेन करेंसी। तो सिचुएशन कैसे बन के सामने आएगी? सिचुएशन यूं